गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम, खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह आज भी इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत आप तक पहुंचाएंगे। खबरें, उनका तज्जिया होगा, तबसरा करेंगे और कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक, कुछ सर्वे रिपोर्ट्स, कुछ अच्छी, कुछ बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो सारी डिटेल्स आपके सामने अगले 90 मिनट तक या इन 1.5 घंटों के जितने भी हमारे पास मिनट्स हैं उसमें रखेंगे। 3 अलग अलग पड़ाव होंगे और पहले पड़ाव में जहां खबरें आप तक कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की बाद में पहुंचेंगी, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर हमारी खुसूसी नजर रहेगी। कुछ ताजा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या हुई हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दीगर कुछ खबरें हैं, एक एक करके उनकी तरफ चलेंगे। वजारत दाखिला की जानिब से कुछ फैसले, इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे। आपकी बात भी सुनेंगे। आपकी राय बहुत जरूरी है, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में चूंकि हिस्ट्री ऑफ द डे से हम आगाज करते हैं और आज 17 मार्च है, जुमे का दिन है। खास क्या है ये बताने के लिए गौहर कुचे हमेशा की तरह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा गौहर के पास चलते हैं और उसके बाद एक एक करके इस प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक खबरों की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 17 मार्च है। आज ही के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, चंद अहम मालूमात है, वाक़ात है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 17 मार्च 1792 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था। और 17 मार्च 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन कायम हुई है। और आज ही के दिन 17 मार्च साल 1940 में जंग अजीम दो में जर्मनी ने ब्रुसेल्स और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1976 में उज़्बेक में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से 1000 अफराद हलाक और 10,000 बेघर हो गए। और आज ही के दिन 17 मार्च साल 1978 को चार्ली चैपलिन की चोरी शुदा लाश 2 माह बाद बाजियाब करा ली गई। और आज ही के दिन 17 मार्च साल 1983 में इजराइल और लेबनान ने अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 17 मार्च 1995 में याक शिराक ने फ्रांस के सदर का ओहदा संभाला। और आज ही के दिन 17 मार्च 1995 में इजराइल, लेबनान और अमेरिका के माबैन माहदे पर दस्तखत हुए हैं। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 17 मार्च को क्या कुछ हुआ है। चंद वाकयात थे, मालूमात थी जो आपके साथ शेयर किया। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, 8:39 हो गए हैं। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। आप सबका हमें साथ भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर के दीगर कामकाज में आप मसरूफ हैं, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम सलाम जेके भी देख रहे हैं। और टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जहां पर तहरीरी मवाद आपके लिए तीनों जबानों में, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मौजूद है। एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरें आपके सामने आएंगी। साथ साथ तमाम बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें सोशल मीडिया पर आप अक्सर हमें फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर वक्फे से हमारी नशरियात जारी रहती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू पर भी हम साथ साथ अपडेट करते हैं। बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा जिम्मा जो हमने उठाया है, उसकी एक कोशिश रहती है। तो उस कोशिश को सराहने के लिए भी आपका धन्यवाद, शुक्रिया। आपके फीडबैक हमेशा हम तक पहुंचते रहते हैं और आज भी कंटिन्यू रखिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक बड़ा फैसला वजारत दाखिला की तरफ से लिया गया और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आने वाले दिनों के अंदर मजीद चौकियां कायम की जाएंगी। और जम्मू कश्मीर के इन सरहदी इलाकों के अंदर मिलिटेंसी से निपटने के लिए, असलहे की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह हथियारों का ले जाना और मंशियात की जो नकलो हरकत बासानी बहुत सारे इलाकों में होती देखी गई है, उसको रोकने में इस इकदाम से मदद मिलेगी। मकसद यह है कि बॉर्डर ग्रिड को मजबूत किया जाए। सरहदों के साथ दिफा की 2nd और 3rd लाइन को खींचते हुए एक बड़े फैसले में मरकजी वजारत दाखिला यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यूनियन टेरिटरी के तमाम सरहदी अजला में पुलिस बॉर्डर पोस्टें बनाने को मंजूरी दे दी गई है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि असलहे की आसानी से नकलो हरकत, गोला बारूद जो सरहदी इलाकों में कभी ड्रोन के जरिए, तो कभी ये देखा गया कि कई मददगार सरहद के इस पार जो दरअंदाजी करके आते रहे और मिलिटेंट्स तक हथियार पहुंचाते रहे। वजारत दाखिला के मुताबिक उस पर रोक लगेगी और ड्रोन्स के जरिए भेजे जाने वाला जो धमाका खेज मवाद था, करेंसी थी, मंशियात है, सरहदी इलाकों में
गुजरने में कामयाब इससे कम से कम नहीं होगी। सेकंड और थर्ड लाइन ही खींची जाएगी, सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत होगा। सरकारी जराये ये भी कंफर्म करते हैं कि पुलिस बॉर्डर पोस्टों की, जहां जम्मू खित्ते के जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ के साथ साथ राजौरी अजला के अंदर और वादी कश्मीर की जहां तक बात है तो नॉर्थ कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके लिए मंजूरी दे दी गई है कि बॉर्डर पोस्ट यहां कायम की जाएंगी। और इस कदम का मकसद जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि सरहदों पर जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत बनाना है। कोई भी मनफी सरगर्मी कामयाब ना हो, ये कोशिश है। दरअंदाजी को रोका जाए, ड्रोन की सरगर्मियां उन पर नजर रखी जा सके, निगरानी मुकम्मल तौर हो सके, हथियारों की गैर कानूनी स्मगलिंग, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद के अलावा मंशियात और करेंसी को आगे जो लोग बढ़ाते हैं उन पर नजर रखी जा सकेगी। और इस तरह की तमाम जो सरगर्मियां किसी भी कीमत पर रोकना जिम्मेदारी है। सरकारी ज़राए ने इसकी कंफर्मेशन की कि अब इसके लिए भी एक मजबूत प्लान के साथ वजारत दाखिला आगे आई है। इसके अलावा ज्यादातर मामलात में जहां पर एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात जो फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने में कामयाबी हासिल की है, ये सरकार मानती है। और दरअंदाजी करने वाले या ओवरग्राउंड वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, वहां पर डिफेंस की पहली लाइन को अबूर करते हैं, उन लोगों पर नजर रखने के लिए ये ग्रिड मजीद मजबूती के साथ काम करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि सरहदी चौकियों के आसपास या जो वो पट्टियां हैं, वो जो एरियाज हैं, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ऐसे इलाके हैं जहां पर ये मशकूक नकलो हरकत जारी रहती है, अगर कोई वहां पर खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ एक तरह का मुकम्मल ये इंतजाम होगा कि बॉर्डर पोस्ट कायम की जा सके और वहां से दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ सेकंड और थर्ड लाइन जहां पर पुलिस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। फौज राजौरी, पुंछ और बारामूला, जबकि कुपवाड़ा अजला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फ्रंट लाइन फोर्स है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ जम्मू, सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैनुल-अक़वामी सरहद की निगरानी करती है। विलेज डिफेंस कमेटियां यानी वीडीसीज, जिन्हें आप विलेज डिफेंस ग्रुप्स भी कहते हैं, और इनमें काम करने वाले जो मेंबर्स हैं वो गार्ड्स कहलाते हैं, जिनको नया नाम दिया गया था, सरहदी इलाकों में पहले ही फाल हो चुके हैं। और इस तरह के मजीद ग्रुप्स भी पुलिस जरूरत के मुताबिक कायम कर सकती है। इस तरह की कम से कम ये जब फैसला लिया गया है तो पुलिस के लिए एक मौका रखा गया है कि लोकल लेवल पर सिचुएशन को असेस करने के बाद वो फैसला ले। ताहम पुलिस की सरहदी चौकियों पर मुसल्ला पुलिस जो है वो एहलकार यहां तैनात रहेंगे। सरहदी अजला में दिफा की एक और लाइन के तौर पर वो काम करेंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि मिलिटेंट्स या जो ओजीडब्ल्यूज हैं अपने मंसूबों में कामयाब ना हो। चौकियों के कयाम पर काम शुरू हो चुका है और ये पोस्टें उन इलाकों के अंदर कायम ज्यादातर की जाएंगी जहां पुलिस अफसरान को लगता है कि दरअंदाजी या स्मगलिंग हो सकती है। साथ ही वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सरहद पर ड्रोन सरगर्मियों पर के बाद जो बॉर्डर पुलिस चौकियां हैं वो कायम करने का और ये जो नया आइडिया है वो पेश किया गया था, जिसके बाद अब फैसला लिया गया है। और सरकारी जराया बताता है कि अब इस पर काम भी साथ साथ शुरू हो चुका है। चंद माह के दौरान यूनियन टेरिटरी में ड्रोन सरगर्मियां कम जरूर हुई हैं, लेकिन सरहद जो पाकिस्तान के साथ लगती है या पड़ोसी रियासत पंजाब है, इसमें जिस तरीके से ड्रोन की सरगर्मियों में इजाफा देखा गया है, तो जम्मू कश्मीर में भी इस चीज को हल्के में नहीं लिया जा रहा है और किसी भी तरीके से हथियारों की सप्लाई इस नए अंदाज में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ड्रोन की सरगर्मियां उनमें बढ़ोतरी कर या इजाफा करके ये जो करने की कोशिश हुई है उसको भी कम से कम रोकने में इस ग्रिड से मदद मिलेगी। और एक चीज और भी इसमें यह कही जा रही है कि जब ये मिलिटेंसी, असलहा, मंशियात की नकलो हरकत रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, बॉर्डर ग्रिड मजबूत करने के लिए कदम उठाया जा रहा है, तो पुलिस के जो जिम्मेदारान होंगे, एक तो वो मुसल्ला होंगे, हथियारों से लैस रहेंगे, दूसरा अगर उन्हें कहीं पर लगता है कि इजाफी तैनाती करने की जरूरत है तो जरूरत के मुताबिक जहां पर मशकूक नकलो हरकत ज्यादा होती है या मुल्क, रियासत और समाज मुखालिफ काम ज्यादा होते होंगे, उन एरियाज के अंदर निगरानी को और कड़ा किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है इस ग्रिड से। तो बॉर्डर पोस्ट जो कायम की जाएंगी, बड़ी तादाद में ही पोस्टें होंगी, इसके लिए प्लान बन चुका है। और सरहदों पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है या हद मुतारका कह लीजिए, उसके साथ साथ एक और सिक्योरिटी ग्रिड की लाइन खींचने की तैयारी के साथ वजारत दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये थी वजारत दाखिला के हवाले से खबर। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर तो नहीं है, क्योंकि जो मुलाजमीन हड़ताल पे जाते हैं या एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ अब इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया कार्रवाई करेगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि उन मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जो हड़ताल पे जाएंगे। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक डोसियर तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ही उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
जो मुलाजमीन हड़ताल पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन महकमों का कामकाज भी मुतासिर हो रहा है। और इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है कि एक डोजियर तैयार किया जा रहा है और उन मुलाजमीन के खिलाफ जो एहतजाज पर जाते हैं, हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान ये सब चीजें सामने आई हैं, जहां पर उन मुलाजमीन के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, जहां मुलाजमीन को पाया जाएगा कि वो हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से उन महकमों के अंदर कामकाज मुतासिर हो रहा है। और यह भी कहा गया है कि अगरचे मुलाजमीन के साथ एक फ्रेंडली माहौल है, लेकिन उसका वो गलत फायदा ना उठाए, ये इस मीटिंग के दौरान कहा गया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर उन मुलाजमीन के खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ यकम से 30 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ट्रांसफर विंडो जो है वो खुली रहेगी, ये हुकाम की जानिब से कहा गया है। तो अगर कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कहीं पर होती है, सरकारी ज़राए बताते हैं कि हाल ही में एक आला सतही मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मुशाहिदा किया गया कि सरकार के कुछ मुलाजमीन हैं, उनके साथ अगरचे दोस्ताना रवैया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मफाद परस्त मुलाजमीन को हड़ताल पर उकसाने का काम कई लोग करते हैं, जिस पर अब कड़ी नजर न सिर्फ रखी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा कि उन मुलाजमीन के हवाले से भी एक हुक्मनामा जारी करके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी गई थी, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार की बनाई गई पॉलिसियों की तनकीद करते हुए नजर आते हैं, उन पर नजर रखने के लिए कहा गया था। और इस सिलसिले में खित्ता चिनाब के अंदर कार्रवाई भी हुई थी। मुलाजमीन को उस वक्त जिनके सोशल मीडिया हैंडल से कुछ ऐसी तस्वीर या ऐसी पोस्टें शेयर की गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन यहां पर मामला जरा अलग है, मगर सरकारी मुलाजमीन पर जो निगरानी या निगाह कह लीजिए कि सरकार की कड़ी पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप तमाम सरकारी मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो 3rd क्लास हैं, 4th क्लास हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर आप नजर रखेंगे। लेकिन अब यहां पर जो सरकारी जराए बताते हैं कि इस बात पर भी फोकस हुआ था उस मीटिंग में कि अगर सरकारी मुलाजमीन को उकसाने वाले या हड़ताल पर उकसाने वाले और हड़ताल पर के दौरान या हड़ताल पर जाने वाले मुलाजमीन कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? खबर यह है कि एक डोजियर तैयार होने जा रहा है जिसमें शायद मुसीबत बढ़ सकती है बहुत सारे मुलाजमीन की। बिल्कुल आसिफ, हम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर देख रहे हैं कि सख्त तरीन इकदाम जो है वो सरकार की जानिब से अलग अलग मामला को लेकर उठाए जा रहे हैं। और आज की इस हदफ में हम देख रहे हैं कि अब मुलाजमीन भी आ गए हैं और अब ऐसे मुलाजमीन जिन पर ये इल्जाम है कि वो जो एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या कवायद और ज़वाबित जो है उसका खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और उसके बाद उनके खिलाफ अब एक डोजियर बनाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वाज़ेह हिदायत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मुलाजमीन के इश्यूज हैं और ये इश्यूज सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के अंदर जो रियासतें हैं, जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां के मुलाजमीन को इस तरह के इशू होते हैं। और हर जगह हमने देखा कि डेमोक्रेटिक स्टेट में मुलाजमीन को एहतजाज करने का हक भी है विद इन द रूल्स, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्हें हक भी है कि वो एहतजाज करे अपने जायज मुतालबात को लेकर। अब अगर जायज मुतालबात को लेकर सरकारी मुलाजमीन को डोजियर का सामना करना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी मुसीबत उनके लिए होगी और सवालात भी उठेंगे कि जिस जमहूरियत का हम दावा कर रहे हैं, क्या वो जमहूरियत धीरे धीरे सुकड़ तो नहीं रही है? क्योंकि हम परमानेंट मुलाजमीन का ही जब हम जिक्र करते हैं तो कई सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें काफी वक्त तक रोकी गई है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो पटवारी एहतजाजों पर है उनके जायज मुतालबात तस्लीम भी किए हैं और उसके बाद अगर वो एहतजाज करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि वो उस जो कंडक्ट है मुलाजमीन का उसके खिलाफ है। न सिर्फ इतना, आप डेली वेजर्स का जिक्र हम करेंगे। डेली वेजर्स को 5-5, 6-6 महीने के बाद सैलरीज मिलती हैं। क्या किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी 6 महीने के बाद सैलरी हासिल करता है? क्या किसी स्टेट का, किसी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या डायरेक्टर, क्या वो दूसरे महीने के अंदर अपनी सैलरी हासिल करेगा? तो इन जो ये पीएचई के, हेल्थ के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो आर्जी मुलाजिम
जो एक मामूली तनख्वाह पे काम करते हैं, तो इनको आप 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद तनख्वाह क्यों बहाल करेंगे? क्या यहाँ पर ये मिसकंडक्ट नहीं है? क्या यहाँ पर ये ऐसे मुलाजमीन, चाहे वो आरजी ही क्यों न हो, क्या उनके खिलाफ ये ज्यादती नहीं है? तो ये ऐसे इश्यूज हैं जहां पर सरकार को भी अपने एंड पे सोचना चाहिए। सरकार कहती है कि हम आवाम दोस्त हैं, 6 महीने के बाद सैलरी रिलीज होना, ये कौन सी आवाम दोस्ती है? ये कौन सी मुलाजिम दोस्ती है? तो इस वजह से जहां अब एक्सेसिव जो है एम्प्लॉयज भी जाते हैं, जैसे अगर किसी मुलाजमीन तबके का कोई इशू है, अगर वो भी ज्यादा एहतजाज उस पर करते हैं, जरूरत से ज्यादा जो है वो भी एहतजाज करते हैं, तो वो भी जायज नहीं है। तो इस सूरत में ये देखना बहुत जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो निजाम है वही निजाम अगर यहां पर भी रह जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जो मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ एहतजाज करेगा, चाहे वो मुलाजिम हो या गैर मुलाजिम हो, उसके लिए कानून के अंदर एक्ट वाज़ेह है कि उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इससे इंटरमिंगल उस चीज के साथ करना, मैं समझता हूं कि मुलाजिम के साथ ज्यादती होगी। अच्छा, एक चीज और भी जो हमने देखी या सुनने में आ रहा है, अगर जब डोजियर तैयार होगा तो उससे पहले डीपीसीज, बाकी सारे मामला जिसका आप तफसीली तौर जायजा लेकर जिक्र कर रहे थे कि वो सारे मामला हल किए जाएं और इंतजामी सेक्रेटरीज हैं, निचले लेवल के अफसरान हैं जिनके दायरा अख्तियार में ये चीजें हैं, ये मुकम्मल कर ली जाएं। क्या ये मुकम्मल करने का मतलब ये समझें कि पहले इंतजामिया अपने लेवल पर पेपर वर्क कंप्लीट करने के साथ साथ होमवर्क प्रॉपर करके उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि अपने लेवल पर वहां कोई सवाल ना उठे तनख्वाह को लेकर, डीपीसीज को लेकर, ट्रांसफर्स को लेकर, तकर्रियों को लेकर, उसके बाद शायद इस स्टेप की तरफ जाएं। और अगर डोजियर तैयार होता है तो क्या आसान लफ्जों में ये मान सकते हैं या माना जाए कि बहुत सारे लोगों की छुट्टियां हो सकती हैं मुमकिन तौर पर अगर सरकार के हाथ कुछ शवाहिद लगते हैं? देखिए, मौजूदा डिस्पेंसेशन जो एलजी मनोज सिन्हा का डिस्पेंसेशन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है, इस पर ये पेदर पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्सेस यहाँ के हों, चाहे वो अवाम हो, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, जो बुलडोजर की बात हो, या अब राशन को लेकर जो नया फरमान जारी किया गया है उसको लेकर बात हो, तो इससे अवाम मुखालिफ फैसले तस्वुर किए जाते हैं। पब्लिक के अंदर ये नोशन है जी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही है क्या गलत है, वो हम उसके सही गलत पे नहीं जाएंगे, लेकिन पब्लिक के अंदर ये तासुर मौजूद है। और जब आप एम्प्लॉयज को लेकर भी इस तरह का कानून लेकर आप आ जाएंगे और इस तरह की डोजियर लेकर आ जाएंगे, डीपीसीज को तैयार करने के बाद उन्हें फायर आउट भी कर सकते हैं, तो जब आप इस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं तो कोई भी सेक्टर, कोई भी सेक्शन सोसाइटी का नहीं है जिसको आप हिट नहीं कर रहे हैं। उससे क्या हो जाता है कि उससे पब्लिक के अंदर एक ऐसी नोशन चली जाती है कि जैसे ये सरकार अवाम दोस्त नहीं है, जैसे जम्मू और कश्मीर के अंदर हमने देखा है। और इस तरह से अगर इसी रविश पर जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया रही है तो मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में, कोई दकीका नहीं है कहने में कि आने वाले वक्त में मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ ही बोलते रहेंगे। मुलाजमीन भी कहेंगे कि हम पर प्रहार हो रहा है, मुलाजमीन भी कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है। लेकिन मैंने कहा पहले ही कि अगर उनकी जेन्युइन डिमांड्स को आप पूरा करते हैं, एक पटवारी को बैठने के लिए जगह नहीं है, चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी जो होगी, एडिशनल सेक्रेटरी की कुर्सी की, खाली में चेयर की बात कर रहा हूं, उसकी कीमत हजारों होगी, लेकिन एक पटवारी को आप एक किस पटवार खाना दिया ही क्या है, बैठने की जगह नहीं है, उसको अपना वो जो रिकॉर्ड है वो कहीं पर रखने की जगह नहीं है। अगर वो ये डिमांड करता है तो क्या ये जेन्युइन नहीं है? तो इसी तरह कई सारे मुलाजमीन की इसी तरह की डिमांड्स हैं जिनको समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर सरकार उन डिमांड्स को पूरा कर लेती है और उसके बाद डोजियर तैयार करती है ऐसे लोगों के खिलाफ जो फिर हुक्म अदोली करती है, जो फिर कवायद की खिलाफवर्जी करती है, तो फिर सरकार की कार्रवाई जेन्युइन बनती है और सरकार नहीं बल्कि पब्लिक भी उसे एक्सेप्ट करेगी, पब्लिक भी सरकार की उस कार्रवाई की शाबाशी देगी, जैसे हमने इससे पहले भी देखा हुआ है। हिलाल, अब इसमें भी कोई शक नहीं कि मुलाजमीन भी इसी चीज को बहाना बनाते हैं। जब मुलाजिम के इश्यूज हल नहीं होते हैं तो वो भी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए फिर हड़ताल पे चले जाते हैं, अप एंड डाउन स्ट्राइक्स करते हैं, उससे पब्लिक का नुकसान हो जाता है। लेकिन बात यह है कि सरकार ही उन्हें मौका देती है ऐसा एहतजाज करने की और फिर वो उसका गलत फायदा भी उठा रही है, उसमें भी कोई शक नहीं है। हिलाल, जानना चाहेंगे इस तरह से मुलाजमीन के खिलाफ या मुलाजमीन के साथ सख्त होने से कामकाज मुतासिर होने का खदशा तो नहीं है?
देखिए, मुझे लगता है कि जो माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो सरकार की ये धमकी है, एक चेतावनी अब सरकार की तरफ से दी गई है कि अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। जो अभी माहौल बन रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की पॉलिसियां, सरकार के फैसले हावी हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुलाजमीन पर भी सरकार का फैसला, ये जो पॉलिसी है ये हावी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हड़तालों पर इस पर असर पड़ेगा। जो हड़तालें मुलाजमीन करते थे तो उसमें नौकरियां बचाने के लिए कम से कम मुलाजमीन जो है अपनी ही नौकरी बचाएंगे और हड़तालें कम करेंगे और इसमें जुबानी खर्चा ही ज्यादा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप स्ट्राइक्स हो जाएंगे अगर सरकार की यही नीयत रही, यही पॉलिसी रही कि आप डोजियर ऐसे मुलाजमीन के खिलाफ तैयार किया जाएगा जो गैर कानूनी तौर पर एहतजाज कर रहे हैं या हड़तालों पर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए और बताने के लिए कि एक डोजियर तैयार हो सकता है। और इसके पीछे भी सरकार एक और हवाला दे रही है और वो भी कवायद ज़वाबित का, कि जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स है उसका रूल 20 क्या बताता है, जिसमें लिखा गया है कि हड़ताल के बगैर अगर आप कहीं पर हड़ताल पर चले जाते हैं तो एक तो दफ्तर के अंदर अगर काम करते हैं, सरकारी मुलाजिम है, तो गैर हाजिरी वो तस्वुर की जाएगी, यानी आप एब्सेंट वहां पर माने जाएंगे। इसके अलावा टाइम जो आपका सरकारी दफ्तर के अंदर होना चाहिए उसमें आप हड़ताल पर जाते हैं तो उसका मतलब ये 20 रूल नंबर 20 बताता है कि इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने काम करने से इनकार किया है और ये जो तरीका है या ये जो तर्ज अमल है इसका आपने सहारा लिया है कि आप काम से इनकार करके सरकार के खिलाफ काम करने जा रहे हैं। दूसरा, सरकार का कामकाज जिसे मुतासिर किया गया, इसमें किसी तरह की रोकथाम के लिए आप जिम्मेदार होते हैं या काम जो है वो तातुल का शिकार होता है और महकमे में तातुल का इम्कान होता है, तो अगर इस तरह की चीजें हों, इसे धरना, कलमबंद हड़ताल या पेन डाउन स्ट्राइक, इसके अलावा टोकन या धरना या भूख हड़ताल भी समझा जाता है कवायद के मुताबिक। तो अब परेशानी यहां पर बढ़ने वाली है कि अगर आप न सिर्फ हड़ताल करते हैं और अगर कहीं पर आप उकसाते भी हैं और ये चीज सरकार के नोटिस में आती है तो फिर मुसीबत उन मुलाजमीन की बढ़ने वाली है जो हड़ताल पर हैं। एक तो ये तैयारी की गई है कि उनके खिलाफ डोजियर तैयार किया जाए जो जराए कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो हिलाल भी बता रहे थे कि जो ट्रांसफर विंडो है वो खुली रहेगी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की पेशगी मंजूरी के बगैर किसी भी ट्रांसफर की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। ये सारे मामलात हैं एक साथ करने की कोशिश, मुलाजमीन के मसले जो हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं उनको भी हल करने की कोशिश, साथ साथ एक डोजियर जो तैयार करने की कोशिश और तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि शायद बहुत सारे मुलाजमीन के खिलाफ गौहर अब आने वाले दिनों में कार्रवाई भी होगी। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, जहां पर एक तरफ से उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ से एक बार फिर मुलाजमीन जो महकमे जल शक्ति यानी कि PHE में काम कर रहे जो आर्जी मुलाजमीन है उनका एहतजाज लगातार जारी है और फिर से उन्होंने एहतजाज यानी कि स्ट्राइक की कॉल दी है। कल शाम से वो यानी कि शुरू हो चुकी हैं उनकी कॉल। बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है कामकाज भी मुतासर हो रहा है। जो PHE में काम कर रहे मुलाजमीन हैं वो अब उन्होंने 72 घंटों की स्ट्राइक दी है PHE मुलाजमीन की जानिब से। उनका मानना है कि जो उनके मुतालबात है, उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो मुलाजमीन है PHE के मुलाजमीन वो लगातार एहतजाज पर है और उनका मानना है कि अभी तक जो उनकी मांगे हैं, उनके मुतालबात है वो इंतजामी की जानिब से पूरे नहीं हुए हैं। न सिर्फ मुस्तकिली और साथ ही साथ जो उनकी रुकी पड़ी तनख्वाह है वो भी अभी तक वागुजार नहीं हुई है, जिसको लेकर वो लगातार एहतजाज पर है। और मुलाजमीन की हड़ताल 168वें रोज भी लगातार जारी है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ अजला के अंदर उनका एहतजाज लगातार जारी है। कश्मीर में भी हमने देखा है कि जो PHE के आर्जी मुलाजमीन हैं वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए और साथ ही साथ उनकी जो रुकी पड़ी तनख्वाहें हैं वो वागुजार की जाए। लेकिन इंतजामी की जानिब से उनका कहना है कि इंतजामी की जानिब से इस हवाले से अभी तक ना ही कोई पेशरफ्त हुई है और ना ही उनके सामने कोई आया है कि उनके मुतालबात, उनकी मांगे जो है वो पूरी कर सके। और एहतजाज को आज 268 दिन मुकम्मल हुए हैं, बल्कि
168 में माफ कीजिएगा 168 में 168 डे में दाखिल हो चुकी है। दूसरी तरफ 72 घंटों की हड़ताल की कॉल दी गई थी और इत्तलात के मुताबिक उसे शाम देर गए जो है वो खत्म किया गया। और पीएचई के जो आर्जी मुलाजमीन है, जल शक्ति के आर्जी मुलाजमीन हैं, 20,000 प्लस इनकी तादाद बताई जाती है एक अंदाजे के मुताबिक। और जम्मू में भी जो मुतलका महकमे का दफ्तर है वहां पर पिछले कई रोज से एहतजाज पर बैठे हैं और बीच में प्रेस कॉलोनी और फिर बीच में जब 144 दफा लगाई गई एहतजाज की इजाजत उन्हें नहीं दी गई उस एरिया के अंदर जहां पर आमतौर पर मुलाजमीन हमने बहुत ज्यादा एहतजाज करते हुए देखे हैं, वहां पर भी तैयारियां तो की गई थी तमाम तरह की कि कोशिश हुई थी एहतजाज की। लेकिन उसके बाद मुतलका महकमे के जो अफसरान हैं उनके नोटिस में करीब से चीजें लाने के लिए हमने देखा कि केनाल रोड पर भी प्रोटेस्ट चलता रहा और यह सिलसिला गुज़श्ता रोज तक जारी रहा। आज फिर से यह सिलसिला है, आगे बढ़ेगा। 168वां दिन है, हड़ताल कंटिन्यू है। इन लोगों ने हड़ताल उस वक्त शुरू की थी जब इससे पहले हमने देखा था कि रजनीवाला के कत्ल के बाद जो पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले या रिजर्व कैटेगरीज के जो मुलाजमीन थे जो कश्मीर सूबे में ड्यूटी नहीं करना चाहते थे और मुतालबा किया जा रहा था कि उन्हें सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों के पेश नज़र उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में लाया जाए, तो वो हड़ताल जब शुरू हुई थी तभी इन मुलाजमीन की हड़ताल भी शुरू हुई थी और हज़ारों लोग थे। 20,000 प्लस ऐसे मुलाजमीन जो इस वक्त एहतजाज में शामिल हुए हैं और पहले कश्मीर के अंदर फिर जम्मू के अंदर। और ये 72 महीने की जो मांग है और जो बैनर्स और प्ले कार्ड्स हाथों में उठा रखे हुए थे कि जो 72 महीने की तनख्वाह है वो भी बकाया है और इसके साथ साथ परमानेंट जो नौकरी पॉलिसी है और इन लोगों को परमानेंट कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो इन्हें परमानेंट किया जाना चाहिए। ये मुतालबा भी मुसलसल इनकी जानिब से किया जाता रहा और ये सिलसिला अब भी चल रहा है। SRO 64 को लागू करने की मांग हो रही है, मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी और 70 महीने से ज्यादा की जो पेंडिंग वेजेस हैं, जो तनख्वाह बकाया है, वो मांग की जा रही है कि रिलीज की जाए, वो फटाफट से रिलीज की जाए। इन सब के बीच में हमने ये सिलसिला भी देखा है जम्मू प्रोविंस के अंदर हड़ताल, चूंकि आज 170 के आसपास दिन होने लगे हैं, लेकिन कई बार पानी सप्लाई को रोका गया। और ये वो मुलाजमीन हैं जो एक कलीदी रोल भी अदा करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। आर्जी मुलाजमीन का एक बड़ा रोल रहता है और ये माना जाता रहा है या मुबसरीन का ख्याल है कि जो परमानेंट मुलाजिम हैं उनसे ज्यादा ये लोग काम करते हैं। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की जो मुलाजमीन हैं वो भी हड़ताल पर हैं और इसी पर मजीद बात करेंगे। राजेंद्र सिंह ताज साहब हमारे साथ हैं, पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जम्मू डिवीजन के मेंबर हैं, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जम्मू से ज्वाइन किए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह जी ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। तकरीबन 168 दिन, 168 डे आज प्रोटेस्ट का है। अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू और कल से हमने देखा कि काफी शिद्दत प्रोटेस्ट में लाई गई है। क्या बातचीत अभी तक हुई है, मामलात कहां तक पहुंचे हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, लगातार हम कवरेज कर ही रहे हैं, तो कई बार आपकी डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और यहां तक के जल शक्ति के जो कंसर्न सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी, चाहे वो रिटर्न में आपने बात की हो या टेबल पे फेस टू फेस बातचीत हुई हो, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर हड़ताल इसी तरीके से चलती रहेगी जिसको 168 डे आज है? देखिए, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर, 168 नहीं हुआ, हमें 270 प्लस हो गए दिन, 9 महीने से ऊपर हो गए। 22 जून 2022 से हमने शुरू किया था। देखिए, जितने भी हाई लेवल के ऑफिसर हैं, इवन तक 11 नवंबर 2020 को हमारी एलजी साहब से मुलाकात राजभवन में हुई थी और उन्होंने तब कहा था कि डीडी सिलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। अगर आज मैं कुछ करूंगा तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे बैठा हूं तो किसी पार्टी विशेष को बेनिफिट होगा। तो उस टाइम हमारे साथ बीजेपी के स्टेट यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी थे और जम्मू पुंछ के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट माननीय जुगल किशोर शर्मा जी थे। तो शायद उनका इशारा उनकी तरफ था, तो हमने भी ये माना कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन चेयर पे है तो ठीक है, हम डीडी सिलेक्शन का वेट कर लेते हैं। लेकिन डीडी सिलेक्शन के वेट के बाद आज 3 साल उसको भी होने लगे। उसके बाद कोविड हुआ, कोविड में हम लोगों ने डे एंड नाइट काम किया 24/7। हम लोग एसेंशियल सर्विस हैं और अगर हम लोग एक दिन बिजली या पानी वाले एक दिन भी आवाम को या जनता को पानी नहीं दें तो हमारे महीने के 30 दिन में से 29 दिन माइनस हो जाते हैं। एक दिन पानी, लोग कहते हैं देखो पीएचई वालों ने पानी वालों ने पानी नहीं दिया। तो हमारा जो है डे टू डे हमें अपना आप साबित करना पड़ता है। और जितने भी चाहे डिपकाम जम्मू हो
इससे पहले हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी परमार साहब थे, 3 बार उनसे मीटिंग हुई। हर एक ऑफिसर ये कहता है कि आप बैकबोन हो इस डिपार्टमेंट के, लेकिन देने के लिए जब आता है लिंगर आता है। इसलिए हमने आज से करीब 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि हमारा धरना प्रोटेस्ट वो जारी है। लेकिन डिपकाम जम्मू रमेश कुमार जी ने जब हमने कंपनी बाग को बंद किया था 17 अक्टूबर को, तो उनसे हमारी रात 10 बजे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि आप जो काम छोड़ हड़ताल है उसको छोड़ दीजिए, धरना प्रोटेस्ट जारी रखिए। 1 महीने के अंदर आपकी इस रेगुलर प्रोसेस को करवा दिया जाएगा। हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे। तो हमने ये चीज समझी कि हम भी टकराव नहीं चाहते, लेकिन उसका नतीजा बिल्कुल जीरो है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और उसके बाद सरकार ने क्या किया, एक हमारे जख्मों में नमक छिड़का कि 11 रुपए, सिर्फ 11 रुपए बढ़ाए। आप बताइए इस महंगाई में हम लोग कम से कम एक जो लेबर क्लास है वो 700-800 रुपए दिहाड़ी ले रहा है। अगर आप 700-800 दिहाड़ी नहीं दे सकते तो आप हमें 11 रुपए क्यों दे रहे हो, हमारे साथ मजाक कर रहे हो। तो हमने भी ये जवाब दिया था, हम 11 रुपए का चेक बना के एलजी साहब के थ्रू माननीय पीएम साहब को भेजेंगे। देखिए आप जो नया जम्मू कश्मीर बना रहे हो, तो उसमें ये क्या किया जा रहा है हमारे साथ। अगर इलेक्शन मैन कंपेन कमेटी के चेयरमैन थे माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में, और स्टेडियम में ललकार रैली में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ी समस्या है वो 60,011 लोग हैं जिनको 2009 में कैबिनेट सब कमेटी अथेंटिकेट किया, फिर 2014 में कैबिनेट किया। उसके बाद पीडीपी बीजेपी सरकार की कोalition गवर्नमेंट ने जिसकी कमेटी बनी सब कमेटी, उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह चेयरमैन थे। वो एक लूला लंगड़ा एसआरओ 520 लाया गया, जो सर एक वेजिंग इनहांस है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दिया जाता, वो भी 5 अगस्त 2019 के बाद रोक दिया गया। परमानेंट एम्प्लॉय को तमाम बेनिफिट यूटी के दिए गए, सेंटर के दिए गए, लेकिन डेली में कैरी लेबर का जो हक था उसको भी रोक दिया गया। तो हर तरह से भेदभाव, इसलिए हमने ये जंग इसको नाम दिया, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग अब पॉलिसी लेके जाएंगे, नहीं तो हमारी लाशें जाएंगी। अच्छा, एक चीज राजेंद्र जी और बताइएगा, ये 168 डेज हम जो पहले कह रहे थे, जो आप बता रहे हैं कि 270+ डेज हो गए हैं, इतने दिन में प्रोटेस्ट के अलावा क्या हुआ है? क्या आश्वासनों के अलावा कोई फर्दर पेजेस पे कोई काम हुआ है? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद लगातार चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और कई मरतबा उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। तो जो ऑफिशियल से आप मिलते हैं उस लेवल पर क्या अभी तक कोई डेवलपमेंट हुई है? बिल्कुल सर, उसकी डेवलपमेंट जो अच्छी हुई है कि जो डॉक्यूमेंट्स पीएचई की बात करूं जल शक्ति विभाग की, उसमें क्या है कि डाटा दोबारा इन्होंने अपना इसको बाइफिकेट करके अलग अलग कैटेगरी बना के, जो कभी 23,000 जम्मू प्रोविंस का कहते हैं, 10,000 कश्मीर का कहते हैं, आज की डेट में 18,900 कुछ लोग रह गए जी। जो 2014 में 23,000 थे जम्मू में और 10,000 करीब कश्मीर में थे, आज लोग 60 साल के होकर रिटायर हो जा रहे हैं। एक तो डाटा दोबारा डिटेल इंफॉर्मेशन आई डिविजनों से, वो उस पर हमने पूरी नजर रखी, क्योंकि जब इससे पहले भी इंफॉर्मेशन आती थी तो होता क्या था कि नंबर बढ़ जाता था। ये फर्स्ट टाइम है कि नंबर कम हुआ है। उसके बाद हमारी चाहे परमार साहब से 3 सीटिंग हुई, तो परमार साहब को हमने ये कहा कि आप SRO 64 जो सरकार ने होल्ड किया 5 का 2 दिन के बाद, उस पर बात कीजिए। या SRO 520 में वो सारे बेनिफिट जो ऑब्जेक्शन हमें लगाए थे को दूर कीजिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं SRO 520 में भी। लेकिन हमारा जो शोषण पिछले 25 साल जारी है, अगर यूटी बनने के बाद पिछले 2.5-3 साल से एलजी साहब ये कहते हैं कि हम किसी से भेदभाव नहीं होने देंगे, हम हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो गरीब तबका जो फील्ड में काम कर रहा है, एक्चुअल डेटा क्या है कुल मिलाकर? क्योंकि सरकार बताती है कि बहुत सारे मुलाजमीन, अब जब फेज वाइज आगे बात भी होगी, हो सकता है कि साल 1-1.5 साल के अंदर आपके लिए कोई अच्छी खबर भी हो, लेकिन एक्चुअल डेटा या नंबर्स क्या हैं इस वक्त? प्रोटेस्ट करने वाले 20-22 या 23,000 लोग भी हो सकते हैं, 40,000 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं या 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल सर्विसेज जिनकी हो चुकी हैं, तो आपके पास भी कोई फिगर जिनको अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने फिगर आउट करने की कोशिश हुई है? देखिए, हमारे पास जो फिगर है वो 94 से पहले जो लोग रहेंगे लेफ्ट आउट उनको कहते हैं हम, उसके बाद 94 से लेके जी 2005 तक उसको कैटेगरी को DRW बोला गया। उसके बाद के वर्कर्स हैं
उसके बाद NBCL नीड बेस्ड कैरी लेबर है, उसके बाद लैंड केस है। ये 4-5 कैटेगरी हमने बनवाई है साथ होकर, जो कैटेगरियां यहाँ पे काम करती हैं। और हमारा सरकार से एक सीधा साफ है कि हम लोग यही कहते हैं आप रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, हमारी कोई शर्त नहीं है। हमारा शोषण बंद होना चाहिए। उसका एक ही कारण है कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि लोग इस टेंशन में आज होंगे कल होंगे, और 60 साल का जब कोई साथी होता है तो उसको आधार कार्ड मांगा जाता है, आप अपना आधार कार्ड लाइए। आधार कार्ड के बाद उसको बोला जाता है आज से कल से आप काम पे मत आइए, आप 60 साल के हो गए। और उसका जो बकाया है, जो बकाया जाता है 4 लाख 5 लाख वो जाता है। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं कहूंगा, दुनिया की हिस्ट्री में ये पहली बार है कि किसी मजदूर ने सरकार से 550 करोड़ की शक्ल में 72 महीने का पैसा लेना है। हमारी 72 महीने की बकाया जात सरकार पे है। अच्छा, लास्ट चीज आपसे 2020 को मिले। लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगा, 72 महीने की जो आप बता रहे हैं कि जो वेजेस हैं वो पेंडिंग है, अब महीने दर महीने मिलती है, ये क्या पिछला बकाया है? और फर्दर इसके बाद का क्या प्लान है आपका? देखिए 2018 में जब हमने PH एम्प्लॉय यूनियन फ्रंट को बनाया, उसके बाद हमारी जद्दोजहद लगातार जारी है। आज की डेट में हमारे अब 11-12 महीने की वेजेस पूरी मिल जाती है, लेकिन हम लगातार जद्दोजहद संघर्ष में हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, जो SRO बने हैं, सरकार ने हमारे लिए कुछ नया बनाना नहीं है। सरकार ने SRO 64 और SRO 520 को होल्ड किया है, जो पिछली सरकारों ने बनाए थे। आज बताओ कि परमानेंट एम्प्लॉयज को मैं आपको बताऊं जो हमारे साथ काम करते हैं, किसी को 80,000 मिलता है, किसी को 90,000 मिलता है, और यूटी बनने के बाद उनको कम से एक आदमी को 10-10, 15-15 का बेनिफिट हुआ। ना हमें मेडिकल है, ना बच्चों की एजुकेशन की जो परमानेंट एम्प्लॉय को पैसा मिलता है साल का, वो भी नहीं मिलता हमें। तो अब यहाँ से आगे क्या फैसिलिटी नहीं है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है पूरा। यहाँ से आगे क्या अब आगे की प्लानिंग है? देखिए हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। कल हमारा जो हमने 72 घंटे का काम शुरू रात 8 बजे से शुरू करना था, उसके लिए कल हमारे DC मैडम जम्मू से और हमारे हायर ऑफिसरों से बात हुई। उन्होंने कहा जी हम हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बाहर गए, उनके थ्रू हम IG साहब से अप्रोच करेंगे, यहाँ भी अप्रोच करेंगे। हमने कहा हमें कहीं भी ले चलिए, बात करें, हम जाएंगे। अगर नहीं भी कोई बात करना चाहता, हमारी समस्या हल कर दीजिए, हमें कोई शौक नहीं किससे मिलेगा। तो उनके कहने पर हमने जो 72 घंटे का काम छोड़ा उसको सस्पेंड किया है फिलहाल, लेकिन हमारा धरना प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक पॉलिसी नहीं मिली। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र सिंह ताज साहब, वक्त देने के लिए बात कर रहे थे। और PH यूनियन फ्रंट के जिम्मेदार हैं, रुकन हैं, जम्मू से हमारे साथ जुड़े थे। और 270 दिन जो बता रहे थे कि एहतिजाज को हो चुके हैं, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक पूरे मुतालबात जो हैं वो मान ना लिए जाएं या कोई यकीन दहानी मुकम्मल तौर पर और तहरीक तौर पर चीजें सरकार की तरफ से ना मिले। बहरहाल एहतिजाज आज भी चल रहा है। अब वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, 9:15 बज चुके हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें भी रहेंगी, हमारे साथ आप रहेंगे ब्रेक के बाद।